हेलो बच्चों, कैसे हो भाई आप सब लोग। नेक्स्ट चैप्टर हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आपका है अध्याय 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। यानी कि इस चैप्टर में आपको जो पढ़ाया जाएगा वो आपके जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिन पर फूल होते हैं, जिनको हम आवर्त बीजी पौधे भी कहते हैं, जिनके सीड जिनके बीज जो होते हैं उनके ऊपर कवर होता है, यानी उनके ऊपर ओवरी यानी अंडाशय चढ़ा रहता है, जो आपके बंद होते हैं अंडाशय के अंदर बीज, ऐसे पौधों के लैंगिक प्रजनन के बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एक एक चीज़ इंटरेस्टिंग है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ से सवाल आपके पेपर में मेडिकल में आते हैं, 2 सवाल लगभग आ जाते हैं। बोर्ड में भी आपका 2 से 3 सवाल तक आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इन्होंने कॉमन सा जो लिखा हुआ है थोड़ा सा इसको बस जरा सा पढ़ लेते हैं, इसके बाद अपने कॉन्सेप्चुअल वाले पार्ट पर पहुंचते हैं। यहाँ लिखा है कि क्या हम भाग्यशाली नहीं हैं कि पादप लैंगिक प्रजनक हैं। असंख्य प्रकार के पुष्प जिन्हें हम आनंद से टकटकी लगाकर देखते सूंघते तथा जिनकी महक से हम मदहोश हो जाते हैं और उनके भरपूर रंग आदि, यह सब बातें उसके लैंगिक प्रजनन में सहायक होती हैं। पुष्प का अस्तित्व मात्र हमारे उपयोग के लिए नहीं है, सभी पुष्पी पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी पुष्पी पादप हैं वो आपके लैंगिक प्रजनन को प्रदर्शित करते हैं। पुष्प क्रमों, पुष्पों तथा पुष्पी अंगों की संरचना की विविधता के आधार पर दृष्टि डालें तो वो अनुकूलन के एक व्यापक परिधि को दर्शाते हैं। यानी कि हुआ ये है कि डेवलपमेंट होते होते, अनुकूलता आते आते, अभी जो एडवांस, सबसे जो एडवांस पौधे हैं वो आपके वही हैं जो कि आपके आवर्त बीजी होते हैं, क्योंकि जिनमें पुष्प होते हैं और बीज जो है वो फलों के अंदर बंद रहते हैं, ऐसे पौधों का आवर्त बीजी पौधे कहते हैं। और ये सबसे एडवांस बात है। लिखा है पुष्प कर्मों, पुष्पों तथा पुष्पी अंगों की संरचना की विविधता की दृष्टि डाले तो वह अनुकूलन की एक व्यापक परिधि को दर्शाते हैं, ताकि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद फल और बीज की रचना सुनिश्चित हो सके। यानी कि इन्होंने बताया कि भाई कुछ इस तरह से संरचना पौधे की जो जननांग है उनकी है, ताकि जो बीज है, फल है, वो सुनिश्चित हो सके कि वो बनेगा ही। आइए इस अध्याय में हम इनकी आकार की संरचना, पुष्पी पादपों, आवर्त बीजों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझें। तो सबसे पहले आपको एक बात मैं बताता हूँ, कुछ चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करते हुए चलते हैं, फिर हम एक फूल की संरचना को देखेंगे। ध्यान रखना, 2 तरह के पौधे आपके होते हैं, मतलब जो आपके पौधे हैं इनमें पीढ़ी एकांतरण मिलता है। पीढ़ी एकांतरण का मतलब होता है कि एक पीढ़ी तो जो होती है इनकी वो बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है, और दूसरी पीढ़ी जो है वो युग्मोद्भिद होती है, जो कि आपकी 11वीं कक्षा में आपने पढ़ा था कि आपके जो ब्रायोफाइटा जो आपके होते हैं उनमें आपका जो पौधा होता है वो युग्मोद्भिद होता है। उसके जीवन काल में फिर एक पीढ़ी जो आती है वो आपकी बीजाणुद्भिद होती है। तो यहाँ क्या होता है, मुख्य जो पौधा है वो आपका बीजाणुद्भिद होता है, ठीक है ना। और जो आपका इसकी दूसरी पीढ़ी है युग्मोद्भिद, वो इसमें कुछ कम अवस्था के लिए मिलती है। बीजाणुद्भिद पीढ़ी वो होती है जिस पीढ़ी में पौधे के अंदर गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है, और जो आपकी अगुणित पीढ़ी होती है उसको हम कहते हैं युग्मोद्भिद पीढ़ी। तो ध्यान रखना, जीवन में इनके बीजाणुद्भिद से युग्मोद्भिद बनता है, परंतु ध्यान रखना युग्मोद्भिद जो है वो बहुत कम समय के लिए बनता है। बनता ज़रूर है लेकिन कम समय के लिए बनता है। हर एक प्रकार के पौधे आपके जो होते हैं उनमें एक पीढ़ी बीजाणुद्भिद, एक पीढ़ी युग्मोद्भिद होती है। ये डिपेंड करता है कि कौन सो में बीजाणुद्भिद पीढ़ी ज़्यादा देर चलती है या किनमें कम देर चलती है। तो यहाँ ध्यान रखना कि आपका जो आवर्त बीजी पौधा है वो आपका बीजाणुद्भिद होता है। बीजाणुद्भिद आपके कैसे पौधे होते हैं, जो कि आपके द्विगुणित होते हैं। द्विगुणित का मतलब आपको पता ही है, जिनके कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो जोड़ों में पाए जाते हैं। अगुणित पीढ़ी जो कि आपकी युग्मोद्भिद कहलाती है, उसमें गुणसूत्र आपके जोड़े में नहीं पाए जाते हैं। ऐसी पीढ़ी को पौधे की हम कहते हैं अगुणित यानी युग्मोद्भिद पीढ़ी, ठीक है ना। तो ये बहुत कम समय के लिए होती है, जरा सी देर के लिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि पुष्प आवर्त बीजों का एक आकर्षक अंग है। प्राचीन काल से ही पुष्पों के साथ मानव का एक निकट संबंध रहा है। मानव के लिए पुष्प सौंदर्य विषयक, आभूषणात्मक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व की वस्तु रहा है। ये मानव द्वारा प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद एवं शोक की आदि को भी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के प्रतीक रहे होते हैं।
कम से कम ऐसे 5 पुष्पों की सूची बनाएं जिनका आभूषणात्मक महत्व हो तथा जिन्हें घर एवं बगीचों में उगाया जाता हो। आप 5 उन पुष्पों का भी पता करें जिन्हें आपके परिवार द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक उत्सवों के दौरान प्रयोग किया जाता है। क्या आपने कभी पुष्पों की खेती की है? तो यहाँ से जो एक आपका सवाल बनता है वो ये सवाल बनता है कि पुष्पों की खेती को क्या कहते हैं। तो आपका उत्तर होगा पुष्पों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है या पुष्प कृषि के बारे में सुना है। इसका क्या तात्पर्य है? कुछ लोग तो मतलब इसका तात्पर्य तो यही है कि लोग जो है पुष्पों की खेती करते हैं क्योंकि उनमें जो है फ़ायदा ज़्यादा होता है। पुष्प जो है आपके हर एक कार्यक्रम में, किसी भी तरह का आपका सामाजिक सांस्कृतिक उत्सव हो, वहाँ पर आपके फूलों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है नहीं, यहाँ तक कि जो शोक सभाएं हैं वहाँ भी विभिन्न प्रकार के फूल यूज किए जाते हैं। तो ये एक अलग प्रकार का आपका कृषि का अंग है जिसको आप फ्लोरिकल्चर कहते हैं। देखा, एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प आकार के एवं भूर्णी आश्चर्य तथा लैंगिक जनन के स्थल हैं। आप कक्षा 11 में एक पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन किया है। चित्र आपको जो ऊपर दिया गया है उसमें आप देखेंगे कि कौन कौन से अंग पुष्प के होते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर है। यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जिसमें कि आप देखोगे कि एक पुष्प की लंबवत काट आपको दिखाई दे रही है। यहाँ आपको सबसे नीचे की तरफ ये जो आपको स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, ये आपकी क्या कहलाती है? पेडिसिल। पेडिसिल वो संरचना होती है जिस पर आपका पुष्प लगा रहता है, यानी कि पुष्प के नीचे की जो स्टॉक होती है, जिस डंडी से पुष्प आपका जो स्टेम है, तना जो है उसके ऊपर लगा रहता है, उसको हम कहते हैं पेडिसिल। इसके ऊपर आप देखोगे ये जो संरचना है इसको कहते हैं थैलेमस। थैलेमस भाई देखो एक रूपांतरित प्ररोह है। प्ररोह का मतलब होता है जो आपका स्टेम है उसका रूपांतरण है। ये भी ध्यान रखना कि जो आपका पुष्प होता है मुख्यतः वह एक रूपांतरित प्ररोह होता है। रूपांतरित प्ररोह का मतलब बदला हुआ स्टेम का टिप होता है, आगे का भाग होता है, जिसमें कि आपको पता है स्टेम पे नोड और इंटरनोड होती हैं। तो यहाँ ज़रूर क्या होंगी? नोड्स होंगी, क्योंकि पर्व होंगी। ठीक है, पर्व संधियाँ होंगी और पर्व होंगे, क्योंकि ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, स्टेम का रूपांतरण है। तो यहाँ पर्व और पर्व संधियाँ जरूर होंगी। उन्हीं पर्व संधियों से आपकी ये पत्तियाँ निकली हुई हैं, क्योंकि आपके जो तना है उससे तो पत्तियाँ निकलती हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो आपके ये जो सेपल हैं, जो आपके पेटल हैं, जो आपके ये कार्पल वाला पार्ट है, जो आपका स्टेमन वाला पार्ट है, जिसको कि आप जैसे आपने देखा ये कैलिक, ये आपके जो सेपल्स होते हैं ये आपके बाह्य दल कहलाते हैं। ये आपके बाह्य दल मिलकर के, अगर सारे बाह्य दलों को आप गिनेंगे तो सारे बाह्य दल मिलकर के एक चक्र का निर्माण करते हैं। यह पुष्प का पहला चक्र होता है। ठीक है, सबसे बाहर का जो चक्र है वो आपका सेपल बनाते हैं, यानी बाह्य दल बनाते हैं। और जो ये चक्र बनाएंगे उस चक्र को आप क्या कहोगे? बाह्य दल पुंज। क्या कहोगे? बाह्य दल पुंज। ठीक है, अंग्रेजी में बाह्य दल पुंज को हम कहते हैं कैलिक्स। ठीक है, इसी तरह आपके जो पेटल, जो रंगीन भाग है, ये पुष्प का दूसरा चक्र बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं दल। तो दलों का जो घेरा होगा, दल का जो घेरा होगा उसको हम क्या कहेंगे? दल पुंज कहेंगे। और दल पुंज आपका अंग्रेजी में कहलाता है कोरोला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एंथर वाला पार्ट जो आप यहाँ देख रहे हो, जिसको हम कहते हैं स्टैमन। मतलब स्टैमन जो है चौथा आपका जो चौथा जो आपका तीसरा घेरा होगा पुष्प का, बाहर से अंदर की तरफ जाते हुए उसको निर्माण करते हैं। इसको स्टैमन को आप कहेंगे ये पुंकेसर है। और एक पुंकेसर के अंदर आप देख रहे हैं एक आपका क्या है? एंथर है और एक उसका फिलामेंट है। एक पुंकेसर में आपके क्या होता है? एक उसका एंथर होता है और एक उसका क्या होता है? फिलामेंट होता है, जो आपका अटैच हुआ। मतलब यहाँ देखो एंथर आपका फिलामेंट से अटैच होता है, फिलामेंट आपका नीचे जाके थैलेमस से आपको अटैच हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है बात, यानी हिंदी में इनको कहते हैं पराग कोश। आपका जो एंथर है ये आपका क्या कहलाएगा? पराग कोश। और ये आपका जो इसका फिलामेंट है इसको कहेंगे पराग तंतु। तो पराग कोश और पराग तंतु मतलब इसके अंदर पराग कण भरे होते हैं, ये आपके मिलकर के बनाते हैं पुंकेसर। और भैया पुंकेसर जो होगा आपका, ऐसे बहुत सारे, मतलब सारे पुंकेसर अगर इसके पास 10-50 होते तो सारे पुंकेसर मिलकर के जो तीसरे नंबर का घेरा बनाते हैं उसको हम कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं? पुमंग। यानी पुमंग को इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोइशियम। क्या कहते हैं? एंड्रोइशियम।
चौथे नंबर का जो आपका सबसे अंतिम अंदर वाला घेरा होता है वो आपका बनाता है पिस्टिल। पिस्टिल कई सारे पिस्टिल मिलकर के उस एक अंदर वाला जो घेरा है उसको बनाते हैं। यहाँ तो एक ही पिस्टिल है, कोई बात नहीं। ये आपका चौथे वर्ड का चौथे घेरे का निर्माण करता है, जिसको आप कहते हैं जायांग। क्या कहते हैं? जायांग, ठीक है ना। और जायांग को इंग्लिश में कहते हैं गायनोइसियम, गायनोइसियम, ठीक है। और ये जो इसमें आपको देख रहे हैं पिस्टिल, मतलब इसका जो इसकी एक यूनिट है, एक इकाई है, इसको हम कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। यानी स्त्री केसर जो है आपके मिल करके जायांग का निर्माण करते हैं। इसमें आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक सबसे ऊपर की तरफ मिलेगा वर्तिकाग्र, और सबसे इसके बीच की जो आपको नलिका दिखाई दे रही है ये आपकी कहलाती है वर्तिका। और नीचे आपका मिलेगा इसमें अंडाशय, ये ओवरी वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं अंडाशय, ठीक है। और इस अंडाशय के अंदर आपको क्या मिलेंगे? ओव्यूल, जिनको हम कहते हैं बीजांड। एक एक चीज़ को बाद में क्लियरली पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ये लोक्यूल को हम कहते हैं कोष्टक। तो भैया ये कोष्टक के जो इसका कोष्ठ होता है, इसका जो अंदर का एरिया होता है, उसमें आपको मिलते हैं बीजांड। भविष्य में यही बीजांड आपके बीज का निर्माण करेंगे, ठीक है। जब आपका निषेचन के पश्चात ये आपके बीजांड परिवर्तित होकर के बीज का निर्माण करते हैं। और जो आपका अंडाशय है यह फल में परिवर्तित हो जाता है जब आपका निषेचन होगा। तो ये थे आपके पुष्प के कुछ अंग। अब हम देखते हैं सबसे पहले इन्होंने क्या बताया है, उससे शुरू करते हैं। यहाँ इन्होंने लिखा है निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। निषेचन से पहले की घटनाएं और संरचनाएं कौन कौन सी होती है। पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाला है। अनेकों हार्मोनल संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है, जिसके फलस्वरूप पुष्पीय आद्यक यानी फ्लोरल प्राइमोर्डियम के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ होते हैं। देखिए ऐसा होता है जहाँ पर भी तने में, ये मान लो यहाँ पर आपका तने में फूल निकलेगा, यहाँ पर जो आपकी फ्लोरल बड होती है, फ्लोरल कलिका होती है, पुष्पीय कलिका होती है, उसमें आपके कई तरह का कोशिकाएं जो होंगी वो अपने आप को विभेदित करने लगती हैं। विभेदित करने का मतलब यह होता है कि एक कोशिका अपने सामान्य आकार को छोड़कर, सामान्य आकारिकी को छोड़ करके कोई दूसरी तरह का शेप ले ले, या फिर वो किसी दूसरे कार्य को संपन्न करने के लिए अपने आप में जो परिवर्तन कर लेती है, उन परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? विभेदन कहा जाता है। तो सबसे पहले यही होगा, जहाँ पुष्पीय कलिका होगी उसमें आपका क्या होने लगेगा? परिवर्तन और विभेदन होना शुरू हो जाता है, जिसके पश्चात पुष्पक्रम की रचना होती है। पुष्पक्रम आपका क्या होता है? जितने भी पुष्प आपके मान लो यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर 5 पुष्प लगे हुए हैं, तो पुष्पों के लगने का जो क्रम है ये आपका क्या कहलाता है? पुष्पक्रम कहलाता है, जो पुष्पीय कलिकाएं और बाद में पुष्प को धारण करती हैं। पुष्प में नर तथा मादा जनन संरचनाएं पुमंग या जायांग, जैसे कि हमने ऊपर बताया कि जो पुमंग होता है वो आपका तीसरे नंबर का घेरा है जिसे हम एंड्रोशियम कहते हैं। जायांग आपका चौथे नंबर का घेरा है जिसको हम गायनोशियम कहते हैं। लिखा है पुष्प में नर एवं मादा संरचनाएं पुमंग तथा जायांग विभेदित एवं विकसित रहती हैं। आप याद करें कि पुमंगों से भरपूर पुंकेसरों का एक चक्कर नर जनन अंग तथा जायांग स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमने यही बताया है कि आपका जो एंड्रोशियम होता है उसमें कई सारे जो है पुंकेसर होते हैं, जो कि आपके स्टैमन है, जिसको हमने क्या बताया था पीछे, जो आपका स्टैमन था वो आपका पुंकेसर है। ये आप संरचना यहाँ देख रहे हैं एक पुंकेसर की, जिसमें पीछे तंतु लगा हुआ है, आगे एक पराग कोश लगा हुआ है। तो और इसी तरह मादा में जो आपका होता है जायांग के जो आपके इकाई है वो आपकी क्या कहलाती है? स्त्री केसर कहलाती है, जो कि नर मादा जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। तो पहले देखिए यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले आपको पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण के बारे में बताया है। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पुंकेसर के बारे में बताया। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। जो आपके आवर्तबीजी पौधे होते हैं, उन आवर्तबीजी पौधों में नर जननांग जो होता है वो आपका पुमंग कहलाता है, ठीक है। तो पुमंग की जो इकाई होती है बच्चों, वो आपकी पुंकेसर होती है। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, इस पुंकेसर में एक तंतु है और ऊपर एक लगा हुआ है पराग कोश। तो ये आपका ये क्या है? पुंकेसर हुआ।
अगर आप पुंकेसर को देखें तो अलग अलग पौधों में, अलग अलग पुष्पों में, अलग अलग लंबाई प्रजातियों में अलग अलग तरह के लंबे छोटे इस तरह के आपको पुंकेसर देखने को मिलते होते हैं। ठीक है, अब आप पुंकेसर की बात करें तो अगर ये हमने कहा है कि ये एक तरह का पत्तियों का रूपांतरण है, क्योंकि देखो ये आपका पुष्प जो होता है तने का रूपांतरण होता है, तो आपका जो ये पुंकेसर हुआ ये आपका पत्तियों के पुंकेसर जो हुए आपके पत्तियों के रूपांतरण हुए। तो ये ऐसी पत्ती है जो कि आपकी लैंगिक जनन में भाग ले रही है। तो जनन में भाग लेने वाली पत्तियों को अगर आपको पिछले साल से याद हो 11वीं कक्षा से, वहाँ आपको बताया गया होगा कि उसको हम कहते हैं बीजाणुपर्ण। बीजाणुपर्ण यानी ऐसी पत्ती, पर्ण मीन्स टू से दैट पत्ती, पर्ण का मतलब होता है पत्ती। तो बीजाणुपर्ण एक ऐसी पत्ती है जिसमें बीजाणु बनते हैं। तो ये आपका, क्योंकि इसके अंदर बीजाणु बनेंगे, ये लैंगिक जनन में भाग लेने वाली संरचना है, तो इस संरचना को हम क्या कहते हैं, बीजाणुपर्ण भी कह सकते हैं। वो भी इसको हम कहेंगे लघु बीजाणुपर्ण। क्यों कहेंगे भाई लघु बीजाणुपर्ण? इसको लघु बीजाणुपर्ण क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि इसके अंदर आपके क्या बनने वाले हैं, लघु बीजाणु। ठीक है, ऐसी पत्ती जो कि आपकी लघु बीजाणुपर्ण है या जो बीजाणुपर्ण होती है, इसके अंदर अगर आप जाओगे तो इसके अंदर आपको क्या मिलेंगी, लघु बीजाणु धानियाँ मिलेंगी। लघु बीजाणु धानियाँ। ठीक है, इसी तरह इन लघु बीजाणु धानियों के अंदर आपको क्या मिलेंगे, लघु बीजाणु। तो ये पूरा एक सिस्टम है कि जो जनन करने वाली पत्तियां लीफ होती हैं। देखो यहाँ तो पत्तियों ने रूपांतरित होकर के पुंकेसर की संरचना बना ली, लेकिन अगर आप टेरिडोफाइटा में देखोगे तो वहाँ वो पत्तियां ही रहती हैं। उन पत्तियों पर वहाँ क्या लगी रहती हैं, लघु बीजाणु धानियाँ लगी रहती हैं। यहाँ भी इनके अंदर क्या मिलेंगी, बीजाणु धानी ही मिलेगी, और बीजाणु धानी के अंदर आपके क्या बनेंगे, लघु बीजाणु बनेंगे। ठीक है, भविष्य में फिर ये लघु बीजाणु आगे निर्माण करते हैं नर युग्मोद्भिद का। ठीक है, तो अभी हम इसको पूरे प्रोसेस को समझेंगे। पहले हम एक एक संरचना जानेंगे, लघु बीजाणुपर्ण क्या होती है, लघु बीजाणु धानी क्या होती है, लघु बीजाणु कैसे बनता है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ आप देखिए जो आपका पुंकेसर है, ये पुंकेसर देख रहे हो, इसमें आपको यहाँ जो पराग कोश वाला इसका हिस्सा है, इस पराग कोश में आपको अगर इसकी संरचना यहाँ देखें बना करके, तो इसमें आपको कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर संरचना दिखाई दे रही है। आगे हम इसका विकास भी पढ़ेंगे, किस तरह से इसका विकास होता है। बस एक बार इसकी आप संरचना को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ इन्होंने इसकी संरचना के बारे में बताया हुआ है। देखिए इसमें कुछ आपको दो पालियाँ दिखाई दे रही होंगी, एक पाली इधर है, दूसरी पाली इधर की साइड है। ठीक है, दोनों पालियाँ जो हैं आपकी, दोनों परागकोश की जो पालियाँ हैं, बीच में ये यहाँ तो कुछ कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी रहती हैं। तो इस कनेक्टिव में जो कनेक्टिव यहाँ जो बीच में संयोजी ऊतक है, इस ऊतक के अंदर इसके वैस्कुलर टिश्यू मिलते हैं। वैस्कुलर टिश्यू का मतलब यह होता है कि जो जाइलम और फ्लोएम होती है वो यहाँ पर पहुँची हुई होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं बीच में यहाँ पर, यहाँ अगर आप इस चित्र में देखें तो यहाँ पर जो होगा वो संयोजी ऊतक होगा, जो कि इन दोनों पालियों को आपस में जोड़कर रखने का काम करता है। और इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, संवहन ऊतक। संवहन ऊतक आपके कौन से ऊतक होते हैं, जो कि आपके जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम और फ्लोएम का कार्य जल और भोजन का पहुंचाना होता है, यहाँ तक जो पानी और भोजन है उसको लेकर के आएंगी। ठीक है ना, तो वो यहाँ पर मिलते हैं। फिर आप देखेंगे जो प्रत्येक जो आपकी दो पालियाँ हैं, हर एक पाली के अंदर आपको क्या मिलेगा, दो परागकोश मिलेंगे। जैसे यहाँ लिखा है दो परागकोश मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्रत्येक परागकोश में सामान्यतः जो दो पालियाँ होती हैं, इस तरह के जो एंथर हैं आपको, उसको द्विपालित एंथर कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विपालित एंथर, क्योंकि इसमें कितनी पालियाँ हैं, दो पालियाँ हैं, इसको कहेंगे द्विपालित एंथर। द्विपालित एंथर के अंदर भी अगर आप देखोगे तो इधर की साइड पे यहाँ पर आपको और यहाँ पर देखो, दोनों जगह पर आपको दो लघु बीजाणु धानी मिलेंगी। ये आपकी क्या है, लघु बीजाणु धानी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ये एंथर होता है, जो आपका परागकोश है, इसके अंदर आपको टोटल मिला करके
4 लघु बीजाणु धानी मिल रही है, लघु बीजाणु धानी, ठीक है ना। यानी अगर आप इंग्लिश में इसकी बात करो तो इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम। और ये आपका द्विपालित एंथर कहलाता है बाइलॉब्ड एंथर या बाइलॉब्ड परागकोश, ठीक है। ये आपका जो संवहन ऊतक है, ये वेस्कुलर टिश्यू है। इस संरचना को मध्य वाली को हम कहते हैं कनेक्टिव, ठीक, क्योंकि आपका जो पेपर है नीट का वो इंग्लिश में भी होता है, तो कई शब्द आपको मिल जाएंगे, ताकि कई बार हिंदी में पहचान में नहीं आते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। अब आप देखो कि जो आपकी प्रत्येक पाली है उसमें आपको 2 प्रकोष्ठ दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। जो 2 कोष्ठ दिखाई दे रहे हैं उनको हम क्या कहते होते हैं, पराग प्रकोष्ठ कहते हैं, परागधानी कहते हैं। जो आपकी बीजाणुधानी है, यही भविष्य में जब इसके अंदर पराग कण बनेंगे तब ये आपकी क्या बन जाएगी, परागधानी बन जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार प्रत्येक पराग कोश के अंदर आपके 4 सूक्ष्म बीजाणुधानियां हैं, यानी 4 लघु बीजाणुधानी हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, और हर एक में जो है एक पाली में 2-2 होती हैं, ठीक है। इनके अंदर आपके क्या बनेंगे, पराग कण बनेंगे। बाद में अभी आप देखोगे इसका डेवलपमेंट, जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कैसे इसके अंदर पराग कण बनते होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो एंथर एक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं, तो इसको आप क्या कहते हो, डाइथिकस। डाइथिकस का मतलब होता है द्विकोष्ठकी, द्विकोष्ठकी, ठीक है। 2 पालियां होना तो द्विपालित, और एक पाली में 2 कोष्ठक होना मतलब द्विकोष्ठकी आपका ये होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि एक विशिष्ट पुंकेसर जो कि 2 भागों में विभक्त रहता है, एक में लंबा पतला डंठल तंतु होता है तथा अंतिम सिरा द्विपालिक संरचना परागकोश कहलाता है। तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है। यह सवाल आपका मेडिकल परीक्षा में आया था। तंतु का समीपस्थ छोर कहाँ जुड़ा होता है, पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है। ध्यान से समझना आप, बच्चों को लगा कि बच्चों को ये पता ही नहीं था कि तंतु का समीपस्थ जो है वो ये है या फिर समीपस्थ जो है वो ये होगा। तो ध्यान रखना, जो जुड़ा होता है बॉडी से, जहाँ से निकला होता है, वो आपका समीपस्थ सिरा होता है। ये दूरस्थ है। दूरस्थ को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्टल, पास वाले को कहते हैं प्रोक्सिमल। तो भाई जो इसका प्रोक्सिमल, वहाँ पेपर में ऐसे आया था कि प्रोक्सिमल एंड जो होगा इसका, जो समीपस्थ सिरा होगा, वो आपका पुष्पासन से जुड़ा होगा। दूसरी लाइन जो लिखी थी वो लिखी थी कि इसका समीपस्थ सिरा जो होगा वो परागकोश से जुड़ा होगा। तो आपको ध्यान रखना होगा, ये इसका दूरस्थ सिरा है, ये इसका समीपस्थ सिरा है, ठीक है। आगे चलते हैं। और पुंकेसरों की संख्या एवं लंबाई विभिन्न प्रजातियों के पुष्पों में भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। अगर आप 10 पुष्पों से एक पुंकेसर को एकत्र करें और उन्हें एक स्लाइड पर देखें तो आपको उनके आकार में बहुत ज़्यादा भिन्नता देखने को मिलेगी जो प्रकृति में विद्यमान है। एक विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी से अगर आप उसे देखोगे तो पुंकेसर का सावधानी पूर्वक अवलोकन करोगे तो वहाँ चित्र के माध्यम से आपको कुछ इस तरह से डायग्राम दिखाई देगा। आगे लिखा है प्रत्येक प्रारूपिक आवर्तबीजी परागकोश, जो जितने भी नॉर्मल की बात कर रहे हैं, असामान्य की बात नहीं कर रहे हैं, वो हम आपको एग्जाम्पल देंगे किसमें असामान्य होता है। तो ध्यान रखना, जो आपका प्रत्येक आपका जो एक आवर्तबीजी परागकोश होता है वो आपका द्विपालित संरचना होती है, यानी कि 2 पालियों की बनी हुई संरचना होगी। लिखा तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। ध्यान से, हर एक पाली 2 पालियां होंगी, हर एक पाली में कोष्ठ कितने होंगे, 2 होंगे, तो इसलिए द्विकोष्ठी आपके होते हैं। तो ये आपके बाइलोब्ड डाइथिकस एंथर हैं। कैसे हैं, द्विपालित द्विकोष्ठक परागकोश। प्राय एक अनुलंब खांच जो बीच का जो इसका ऊतक होता है, कनेक्टिव जिसे कहते हैं, वो इसको लंबवत गुजरता है तोड़ते अलग करते हुए। आइए हम देखते हैं चित्र हमने अभी देखा, उसमें आपको लिखा है कि अनुप्रस्थ काट में विभिन्न प्रकार के ऊतकों तथा अनेक संयोजन को समझे। एक परागकोश की द्विपालित प्रकृति परागकोश के अनुप्रस्थ काट में बहुत पृथक संयुक्त सुव्यक्त होती है, तो इससे कोई सवाल आने वाला नहीं है इस तरह की बातों से। ठीक है, परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना होती है। ये हम बात कर चुके हैं कि जो आपका परागकोश होता है उसके अंदर 4 कोनों पर 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं, जैसे कि प्रत्येक पाली में आपकी 2 होती है। तो ये आपसे पूछ लेंगे कि भाई कितनी होती हैं, 4 होती है। सामान्य की बात हो रही है, असामान्य में नहीं है, कुछ इसके
एक्सेप्शन है वो मैं आपको बताऊंगा, जहाँ पर कुछ और थोड़ा अलग होता है। लिखा यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर पोलन सैक बनाती है परागपुटी। भाई देखो ऐसा है, जब इस लघु बीजाणुधानी के अंदर बाद में हम समझेंगे किस तरह से इसके अंदर पराग कण का निर्माण होगा। तो जब इसके अंदर भाई पराग कण का निर्माण हो जाएगा तो उस समय आप इससे क्या कहेंगे, पराग पुटिका। जब इसमें बन जाएंगे पराग कण, ठीक है ना। अभी ये क्या है, सूक्ष्म बीजाणुधानी है, अभी ये लघु बीजाणुधानी या सूक्ष्म बीजाणुधानी है, बाद में बनेगी पराग पुटिका। यह अनुलंब एक पराग कोश की लंबाई तक, मतलब जितना लंबा आपका एंथर होता है नीचे तक, यहाँ तक आपका ये पूरे में, इसमें पूरे के अंदर पराग कण जो होंगे वो ठस भरे होते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ से आपको कुछ एक्सेप्शन बताता हूँ जो आपके पेपर में वो नीट में पूछा जाता है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल आपका बन जाएगा। जो आपका मालवेसी कुल के पौधे होते हैं, मालवेसी कुल में आपके आता है कौन, मालवेसी में आपका आता है चाइना रोज यानी कि गुड़हल, ठीक है, यानी कि कॉटन, भिंडी, इसमें आएंगे आपके। तो मालवेसी कुल के पौधों में मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन पौधों में या इस कुल के पौधों में, इन पौधों में पराग कोश में केवल एक पाली होती है, पराग कोश में केवल एक पाली होती है, ठीक है ना। अब एक पाली अगर होगी तो भाई वहां कितनी बीजाणुधानी होंगी, जिसमें 2 बीजाणुधानी होंगी। तो भाई ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, इससे आपसे सवाल जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाता है, जब आप आगे डेवलपमेंट समझ जाओगे तो अगर आपको यहाँ ये पूछा जाएगा कि इतनी पराग कणों की जो है इतनी सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, ऐसे पूछेंगे कि एक गुड़हल के पौधे में, आपको मैं बताता हूँ इसके उदाहरण जो है वो कौन कौन है, गुड़हल, भिंडी, कॉटन को क्या कहेंगे, कॉटन लिख देते हैं, रुई है की बात है, ठीक है। इनमें आपको क्या मिलेगा, अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा गया कि एक जो है पराग कोश में, चाइना जो गुड़हल के पराग कोश में आपको 1500 या फिर 100 पराग कण मात्र कोशिकाएं मिल रही हैं एक बीजाणुधानी के अंदर, तो पूरे में कितनी होंगी। तब आपको वहाँ ध्यान रखना है कि इसमें बीजाणुधानी 2 ही होती हैं, तो आप जो गुणा करेंगे वो 2 के हिसाब से करेंगे, 4 के हिसाब से नहीं करेंगे। तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि जो गुड़हल का पौधा है, जो मालवेसी कुल के पौधे होते हैं, उनमें पूरे एंथर में, पूरे परागकोश में टोटल मिलाकर के 2 बीजाणुधानी होती है। अगर आपको कहा एक बीजाणुधानी में 4 मात्र कोशिकाएं हैं तो 2 में कितनी होंगी, 8 होंगी। तो जितने भी परागकण बनेंगे फिर वो 8 से बनेंगे, यानी 32। वो आप आगे जाकर समझेंगे कैसे बनते होते हैं उनसे परागकण, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में आप इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जाकर के आपको लघु बीजाणुधानी की संरचना को समझाएंगे। उसके बाद हम लघु बीजाणुधानी कैसे बनती है, इसका विकास कैसे होता है, ये भी समझाएंगे, ठीक है ना। तो आज इसको आप इतना ही करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी, कहीं नहीं जाएगा, बने रहेगा हमारे साथ। थैंक यू। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।